नमस्कार। बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सन्मार्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष राम अवतार गुप्त हिंदी परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है ताकि विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। इसी क्रम में 12 जनवरी 2020 को श्री शिक्षा यतन स्कूल की हिंदी अध्यापिका अर्चना सिंह एंड प्रिया दे द्वारा निर्मित सीबीएसई कक्षा 12वीं के हिंदी कोर के प्रश्न पत्र प्रकाशित हुए थे, जिसकी मार्किंग स्कीम मैं सीमा सिंह आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कूल बीडीएम इंटरनेशनल की हिंदी शिक्षिका हूँ। अखबार में जो प्रश्न पत्र प्रकाशित हुए थे उसकी कुल अंक 80 था। उसका कुल अंक 80 था, जिसमें 36 नंबर लैंग्वेज और 44 नंबर लिटरेचर के थे। पूरा प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित था। प्रथम भाग क खंड क, जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया था। अपठित गद्यांश करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को जो 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के समय दिए गए थे उसका वे सदुपयोग करें और गद्यांश और काव्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने विचारों में रखें और लिखें। पहला जो अपठित गद्यांश था उसमें पहला प्रश्न यह था कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर होगा गद्यांश का उचित शीर्षक हिंदी जनमानस की भाषा। प्रश्न 2, संप्रेषण से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। यहाँ सम उपसर्ग है और प्रेषण मूल शब्द है। तीसरा प्रश्न था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है और क्यों? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। चौथा प्रश्न था, तुलनात्मक दृष्टि से हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता में लेखक ने किसे व्यापक माना है और क्यों? तुलनात्मक दृष्टि से लेखक ने यहाँ हिंदी पत्रकारिता को अधिक व्यापक माना है क्योंकि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जिस कारण हिंदी पत्र पत्रिकाएं बड़ी संख्या में बिक्री होती है। पांचवा प्रश्न था, हिंदी रोजगार परक का न होने का आक्षेप क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आज सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में हिंदी पढ़े लिखे लोग आजीविका कमा रहे हैं। भविष्य में हिंदी की मांग और अधिक बढ़ेगी। छठा प्रश्न था, बाजार ने हिंदी के स्वरूप की क्या विशेषताएं दी है जिनसे वह रोजगार की जरूरत बनती जा रही है? बाजार ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया जिसमें रवानगी है, स्वाद है, रोमांच है। आज की सबसे बड़ी चाहत का अकूत संचार संभावना है। इस तरह हिंदी आज रोजगार की जरूरत बनती जा रही है। अंतिम प्रश्न अर्थात 7वां प्रश्न था, प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है और हिंदी के लिए उसकी पत्र पत्रिकाएं क्या कर रही है? संचार का मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हिंदी की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि अपठित पद्यांश था। अपठित पद्यांश के पहले प्रश्न का उत्तर मैं अब आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पहले एक जरूरी बात विद्यार्थियों को ये बता रही हूँ कि वे शब्दों की सीमा के अनुसार ही लिखें, अन्यथा वे प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि कवि शहर को छोटा कहकर किस छोटेपन को अभिव्यक्त करना चाहता है? कवि ने शहर को छोटा कहा क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ है, जिसके कारण अन्याय अपना
प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। ख, इस शहर के लोगों की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस शहर के लोग डरपोक, स्वार्थी, संवेदनहीन, निरर्थक प्रलाप करने वाले तथा अन्यायी लोगों का गुणगान करने वाले हैं। प्रश्न ग, इस शहर में असामाजिक तत्व और धनिक क्या क्या प्राप्त करते हैं? इस शहर में असामाजिक तत्व दंगों से अपने नियम स्थापित करते हैं, आतंक से वे अपना शासन चलाते हैं, धनिक लोग काले धंधे में लिप्त हैं और धन के प्रभाव से इच्छानुसार हर गलत काम करते हैं। प्रश्न घ, जिनके उजले हाथ नहीं हैं। कथन में हाथ उजले न होने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, हाथ न उजले होने का अर्थ है गैर कानूनी कार्य करना। अपठित पद्यांश में जो अथवा दिया गया था, उस अथवा का प्रश्न क इस प्रकार है। प्रश्न क, प्रस्तुत काव्यांश में तू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रस्तुत काव्यांश में तू शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न ख, कवि का देश को अमर कल्पना कहने से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, भारतीय करुणा, प्रेम, दया, शांति जैसे आचरणों से अभिभूत हैं, इसीलिए भारत को कवि ने महाशील की अमर कल्पना कहा है। प्रश्न ग, भारत पुरातन होते हुए भी नवीनता का प्रतीक है। भारत में पुरातन भाव दया, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, बलिदान, त्याग आज भी विद्यमान है, लेकिन इसके साथ साथ भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति कर चुका है। इस कारण कवि ने यहाँ भारत को पुरातन होते हुए भी नवीनता का प्रतीक कहा है। प्रश्न घ, प्रस्तुत काव्यांश की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश की विषय वस्तु है भारत के गौरवान्वित संस्कृति और सभ्यता को प्रस्तुत करना। इसके साथ ही कवि ने भारत की विशेषताओं को भी चित्रित किया है। अब आते हैं हम खंड ख में। खंड ख में प्रश्न नंबर 3 जो कि रचनात्मक लेखन दिया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें कि 5 नंबर के प्रश्न के लिए 120 से 150 शब्दों के अंदर ही लिखना है। यह पारंपरिक निबंध से अलग है, जहाँ पर विद्यार्थी संदर्भित विषय पर अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत करें, जिसकी अंक योजना है। विषय वस्तु पर 3 अंक दिए जाएंगे, भाषा पर 1 अंक दिए जाएंगे और कल्पनाशीलता पर 1 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न 4 जो कि औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित है। औपचारिक पत्र लेखन में भी फॉर्मेट अर्थात आरंभ एवं अंत की औपचारिकताओं पर 1 अंक है, विषय वस्तु पर 3 अंक है और इसी प्रकार भाषा की शुद्धता पर 1 अंक विद्यार्थी को दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित है, जहाँ पर 1 नंबर के 5 प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ विद्यार्थियों को 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उत्तर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में हम सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले लिखते हैं, उससे कम महत्वपूर्ण को उसके बाद और उससे भी कम महत्वपूर्ण बात को सबसे अंत में लिखते हैं। प्रश्न ख, समाचार पत्र के लिए निकटता का क्या महत्व है? उत्तर होगा, पाठकों के जीवन से निकटता का संबंध। कोई समाचार पाठकों के स्थान, प्रांत, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि से जितना करीब होगा उसका महत्व उतना ही बढ़ जाएगा। प्रश्न ग, एंकर पैकेज से क्या आशय है?
एंकर द्वारा संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि द्वारा सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाना। प्रश्न घ, पत्रकारिता के विविध आयामों के नाम लिखें। पत्रकारिता के विविध आयाम हैं संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून पत्रकारिता, रेखांकन एंड कार्टोग्राफ। अंतिम प्रश्न है, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? खोजपरक पत्रकारिता तथ्यों पर आधारित होती है। यह काफ़ी जांच पड़ताल के बाद लिखी जाती है। इसका विषय सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक कुछ भी हो सकता है। प्रश्न पत्र 6 जो इस बार CBSE ने पहली बार प्रस्तुत किए हैं, नाटक, कहानी और कविता के संबंध में। प्रश्न है, नाटक में संवाद की भूमिका पर 80 से 100 शब्दों में लिखे। संवाद नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। नाटक के लिए उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे महत्वपूर्ण तत्व अनिवार्य है। इसी कारण नाटकों की कथा वस्तु में आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। संवाद थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने वाले होने चाहिए। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। अतः सहज और स्वाभाविक संवाद दर्शकों के हृदय में स्थान बना लेते हैं। इसी में अथवा दिया गया है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट का बढ़ता प्रचलन पर विद्यार्थियों को 80 से 100 शब्दों में एक आलेख लिखना है। इसके केंद्र बिंदु में आप लिखेंगे इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहां पर ज्ञान का भंडार बन रहा है, वहीं दिखावा, आडंबर को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसकी अंक योजना इस प्रकार है: 3 अंक विषय वस्तु पर दिए जाएंगे, भाषा की शुद्धता पर 1 अंक और प्रस्तुति पर 1 अंक दिए जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न में अथवा में फीचर लेखन विद्यार्थियों को लिखना है, जिसका विषय है दिवाली की रात, अपव्यय की मिसाल। दिवाली के पारंपरिक त्यौहार मनाने के जो तरीके हैं आज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आज दिवाली का त्यौहार मानो अपनी वैभवता दिखाने का प्रतीक बनता जा रहा है, जिसके कारण मध्यवर्गीय परिवार में प्रायः हमें अपव्यय देखने को मिलता है। इसकी विषय वस्तु पर भी 3 अंक दिए जाएंगे। इसके विषय वस्तु पर भी 3 अंक दिए जाएंगे। भाषा की शुद्धता 1 अंक एंड प्रस्तुति के लिए भी 1 अंक दिए जाएंगे। अब हम आते हैं खंड ग, जो कि आरोह भाग 2 और वितान से संबंधित है। यहाँ प्रश्न 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं और 4 नंबर के हैं। विद्यार्थी 2 नंबर के प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे। 3 अंकों के प्रश्नों का उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखेंगे और 4 अंकों के प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखेंगे। खंड ग, जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पत्र में आया है, प्रश्न नंबर 7 का क, जिसका प्रश्न है जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है और ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। जग जीवन का भार से आशय कवि सांसारिक जीवन की कटुता, विषमता और दूसरी समस्याओं से है। कवि इन सब से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के साथ उसके हृदय में संसार के लिए प्रेम, भाईचारा और ममत्व है। ख, प्रश्न ख, जग पूछ रहा जो जग की गाते का आशय स्पष्ट कीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर सांसारिकता पर व्यंग करते हुए कहा कि इस संसार में
उन्हीं लोगों को मान सम्मान और प्रशंसा मिलता है जो उन्हीं की तरह सांसारिकता में डूबे हुए हैं, जो प्रशंसा और खुशामद करके अपने निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। प्रश्न ग, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है और आपके विचार से उन्हें किसे झंकृत कर दिया होगा? सांसों के तार से अभिप्राय हृदय वीणा के तारों से। प्रेयसी ने अपने मधुर प्रेम से उन तारों को झंकृत कर दिया होगा। यही कारण है कि उनका हृदय आज भी प्रेम संगीत में निमग्न है। इसी क्रम में जो अथवा दिया गया था उसका पहला प्रश्न था कि बच्चों की तुलना कपास से क्यों की गई है? इसका उत्तर है, बच्चे कपास के समान ही हल्के, मासूम, कोमल, लचीले शरीर वाले तथा चोट सहने में समर्थ होते हैं। किसी चीज़ से टकराने पर उन्हें चोट बहुत कम लगती है। जैसे कपास ऊपर की ओर उड़ता है, वैसे ही बच्चे पतंग के सहारे सपनों की दुनिया में विचरण करते हैं। प्रश्न ख, छतों को भी नरम बनाते हुए काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चे अपने उत्साह से, कोमलता से कठोर छत को भी मानो नरम बनाते हैं। जब वह पतंग उड़ाते हुए उन पर दौड़ते हैं तो उन्हें कठोर छत भी नरम लगती है। प्रश्न ग, छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं? अब बच्चे अपने उत्साह और शरीर के संगीत के कारण मानो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें एक धागे से संभाल लेते हैं। उनका शरीर डालियों की तरह लचीला होता है, इस कारण वे गिरने से बच जाते हैं। प्रश्न 8 जो कि भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य से संबंधित था, उसमें पहला प्रश्न था, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास ने प्रस्तुत कवित्व में संसार का यथार्थ चित्रण किया है और बताया है कि पेट की भूख को शांत करने के लिए किस प्रकार लोग उचित अनुचित धर्म अधर्म का भी ख्याल नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटियों को भी बेच रहे हैं। और इस भूख से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह राम रूपी घनश्याम है, अर्थात राम की भक्ति ही हमें पेट की भूख जो समुद्र की आग से भी बड़ी है उससे निजात दिलवा सकता है। प्रश्न ख, काव्यांश में निहित अलंकार योजना को स्पष्ट कीजिए। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते में रूपक अलंकार है, वही किसान, कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपल नट की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। आगी बड़वागीते बड़ी है, आगी पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। प्रश्न 8 में जो अथवा दिया गया था, पहला प्रश्न था काव्यांश के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि मुझे बदनाम करने वाले सोच लेना चाहिए कि वे उसे अपमानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। वे अपने दोष संसार के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। वस्तुतः दूसरों को बदनाम करने वाले खुद बेपर्दा हो रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। प्रश्न ख, गजल की दो भाषिक विशेषताओं को बताइए। हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप है, लोक भाषा से प्रतीकों का चुनाव किया गया है और व्यंजना शक्ति का सौंदर्य यहाँ देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 9 जिसका पहला प्रश्न अर्थात क है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कवि ने यहाँ पर अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। मीडिया लोगों की सहानुभूति अर्जित करने
को अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है। वह लोगों के दर्द को बेचती है। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के रोने के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। वे ऐसे दृश्य को लंबे समय तक नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनके कार्यक्रम में समय की कीमत होती है। प्रश्न ख, बात सीधी थी कविता के आधार पर लिखिए कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से कवि अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और कविता अपना अर्थ खो बैठी। प्रश्न ग, छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निःशेष से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है जब तक कवि मन में कविता के भाव पूरी तरह से विगलित नहीं कर पाता वह अपनी निजता से मुक्त नहीं हो सकता। कविता को सार्वजनिक बनाने के लिए कवि का अहम नष्ट होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10 पठित गद्यांश का पहला प्रश्न था, सफिया ने नमक की पुड़िया को कस्टम अधिकारी के सामने क्यों रख दी? क्योंकि वह प्यार के सौगात को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। ख, सफिया ने कस्टम अफसर को इस पुड़िया के बारे में क्या बताया होगा? सफिया ने कहा कि यह नमक की पुड़िया प्यार का पैगाम है। वह उस तोहफे को अमृतसर ले जाकर सिख बीबी को देना चाहती हैं जो कभी लाहौर की थी। लाहौर के नमक का स्वाद वह आज भी नहीं भूली हैं और लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। प्रश्न ग, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कस्टम अधिकारी प्रेम मोहब्बत की भेंट पर कानूनी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। वे प्रेम की भेंट को ऐसे प्रेम पूर्वक भेजते हैं कि कानून को इसकी भनक ही नहीं लगती। इसी क्रम में अथवा में पूछे गए पहला प्रश्न था कि भक्तिन के खोटे सिक्के की टकसाल कहकर किसे संबोधित किया गया और क्यों? खोटे सिक्के की टकसाल भक्तिन को कहा गया क्योंकि उसने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया। हमारे समाज में बेटियों को खोटा सिक्का माना जाता है। प्रश्न ख, चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर होती थी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि भक्तिन की सास और जेठानी उसके पति से उसकी शिकायत करती थी ताकि वह भी उन्हीं की तरह कुटी पिटी जाए, लेकिन यह सारी बातों को सुनकर उसका पति उससे और भी अधिक प्रेम करता था क्योंकि वह अपनी पत्नी की मेहनत को, लगन को देखता था। प्रश्न ग, भक्तिन के पति का उसके प्रति इतना अधिक प्रेम क्यों था? भक्तिन के मधुर स्वभाव, संस्कारी, परिश्रमी, तेजस्विनी आदि गुणों के कारण। इसके साथ ही वह जानता था कि वह बड़े बाप की बड़े बात वाली बेटी है। प्रश्न 11 जिसमें विद्यार्थियों को 2 4 नंबर के और 1 2 नंबर के प्रश्न करने हैं। क प्रश्न है, बाजार दर्शन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पैसा पावर कैसे है, कैसे लोग बाजार को सार्थकता देते हैं। उत्तर होगा, लेखक ने पैसे को पावर कहा क्योंकि पैसा होने से हम हर कार्य को कर सकते हैं, हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, बाजार के आकर्षण में हम खो बैठते हैं और बिना ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते हैं। पैसा ही आज समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। उसके ज़मीन जायदाद उसके पैसे की ताकत को दर्शाते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे खरीद कर वापस लौटता है तो वह बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। प्रश्न ख, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर का क्या मानना है? मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेखक के अनुसार मनुष्य के अपने प्रयत्न के आधार पर ही उसे सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार उसके अपने वश की बात नहीं है। अतः
अपने प्रयास के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उसे उचित मानना चाहिए। अथवा हाय वह अवधूत आज कहाँ है? लेखक द्विवेदी जी यहाँ किसे स्मरण किया है और क्यों? हाय वह अवधूत कहाँ है के द्वारा द्विवेदी जी ने गांधी जी को याद किया है, क्योंकि गांधी जी मार काट, लूटपाट, अग्निदाह आदि समस्याओं के बीच भी राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के लिए अपनी अहिंसा के रास्ते पर दृढ़ रहे। जैसे शीर्ष वृक्ष धूप, वर्षा, आंधी, लू में भी अविचल बना रहता है। गांव में महामारी फैलने के दौरान अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन अपने ढोल की आवाज़ से लोगों में जीने की इच्छा जागृत करना चाहता था। लुट्टन चाहता था कि गांव वाले मौत की विभीषिका से न घबराएं, इसीलिए वह ढोल बजाता रहता था। उसकी आवाज़ लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। प्रश्न नंबर 12, जिसमें 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, अपने निवास के निकट पहुंचकर यशोधर बाबू को क्यों लगा कि वे किसी गलत जगह पर आ गए हैं? पूरे आयोजन पर उनकी मनस्थिति पर प्रकाश डालिए। उनका घर सजा हुआ था, सामने रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थीं, कुछ कारें और मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थीं। यह देखकर उन्हें लगा वे गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन तभी उन्हें अपना बेटा भूषण दिखाई दिया, पत्नी और बेटी दिखाई दी। वे बेमन से घर में घुसे, केक काटा, पूजा के बहाने भीतर चले गए। जब तक मेहमान चले नहीं गए वे पूजा करते रहे। अंत में उन्हें यह आयोजन रुचिकर नहीं लगा, लेकिन मन ही मन संतुष्ट थे कि जिस यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं बटे, आज उनकी 25वीं सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रश्न ख, जूझ कहानी में चित्रित ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जूझ कहानी में ग्रामीण जीवन का सजीव वर्णन है। वहाँ दीपावली के बाद ईख के लिए कोल्हू चलाया जाता है, खेतों में गुड़ बनाया जाता है, स्त्रियाँ गोबर के उपले थापती हैं, खेतों में पानी लगाया जाता है, पेड़ों की छाया में स्कूल लगते हैं। यहाँ वेशभूषा का महत्व नहीं होता। प्रश्न ग, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहते हैं? लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल कहा क्योंकि संसार के अन्य पुरातात्विक महत्व के स्थलों की खुदाई करने पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूज्य स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं, किंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई में कोई चीज़ इस प्रकार की नहीं मिली जो किसी राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। प्रश्न घ, जूझ के लेखक को कवि बनने की कहानी का वर्णन कीजिए। जूझ के लेखक अपने मराठी मास्टर जी से काफ़ी प्रभावित थे। सौंदलगेकर कविता गाकर और अभिनय कर कर पढ़ाते थे। कविता में वे पूरी तरह रम जाया करते थे। लेखक उनके पठन पाठन से बहुत प्रभावित थे। आनंदा पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह भी कविता लिखने लगा, मास्टर जी को दिखाने लगा। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों के बारे में क्या कहा? आज की स्थितियों में कितना परिवर्तन आया है। एन ने अपनी डायरी में कहा कि औरतों को वे सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं एक बच्चे को जन्म देते समय जो एक सिपाही को युद्ध में झेलना पड़ता है, उससे भी कहीं अधिक दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन उन्हें बराबर का सम्मान नहीं मिलता। वह चाहती है कि स्त्रियां भी वीर सैनिकों की तरह ही समाज में अलंकृत हो। आधुनिक युग में शिक्षा से स्त्रियों में जागृति आई है। अब स्त्री पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। वह चाहती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, क्योंकि समाज के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस प्रश्न पत्र की अंक योजना समाप्त होती है। विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि यह अंक योजना उन्हें अपने प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा।